हेलो गाइस, आज का हम अपना चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो वो है रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस में हम देखेंगे, जैसे हम इनकम देखते हैं कि कौन सी इनकम टैक्सेबल है, कौन सी इनकम टैक्सेबल नहीं है, किस हेड में टैक्सेबल है, किस हेड में टैक्सेबल नहीं है, ये सारी चीज़ें हम इनकम कैलकुलेट करते वक्त देखते हैं। वैसे ही हम पर्सन का भी देखेंगे कि क्या उस पर्सन का, किसी भी इंडिविजुअल का टैक्स इंडिया में वो टैक्स्ड है किसी इंडिविजुअल की इनकम या नहीं है, या कहाँ पर टैक्स्ड है। ये सारी चीज़ें हमें कैसे, कहाँ से पता चलती है? रेजिडेंशियल स्टेटस से। तो देखते हैं आगे। वेदर अ पर्टिकुलर इनकम शैल बी टैक्स्ड और नॉट शैल डिपेंड ऑन द रेजिडेंशियल स्टेटस एंड टाइप ऑफ इनकम। किसी भी पर्सन का, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का इनकम टैक्स्ड होगा कि नहीं होगा, किस चीज़ पर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है उस पर्सन के रेजिडेंशियल स्टेटस पर और टाइप्स ऑफ इनकम पर। ठीक है, इनकम में हम देखते हैं कि कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी, कौन सी इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। ऐसे ही रेजिडेंशियल स्टेटस में हम देखते हैं कि क्या इस इंडिविजुअल पर्सन का इंडिया में टैक्स होगा इनकम या नहीं होगा। क्योंकि हम इंडिया का टैक्स कैलकुलेट करें, इंडिया में टैक्स कैलकुलेट करें तो डेफिनेटली इंडिया का ही देखेंगे। ठीक है, रेजिडेंशियल स्टेटस इन फैक्ट एक्सप्लेन कनेक्शन ऑफ द पर्सन विद द कंट्री। रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो ये भी एक्सप्लेन करता है कि किस पर्सन का किस कंट्री के साथ कनेक्शन है। ठीक है, किस पर्सन का किस कंट्री के साथ कनेक्शन है। और एंड टाइप ऑफ इनकम जो है वो ये एक्सप्लेन करता है कि इनकम का किस कंट्री के साथ कनेक्शन है। रेजिडेंशियल स्टेटस तो ये एक्सप्लेन करता है कि पर्सन का किस कंट्री के साथ कनेक्शन है, लेकिन टाइप ऑफ इनकम जो है वो क्या एक्सप्लेन करता है कि इनकम का किस कंट्री के साथ कनेक्शन है। ठीक है, इफ द पर्सन डू नॉट हैव एनी कनेक्शन एंड ऑल्सो इनकम डू नॉट हैव एनी कनेक्शन, मतलब अगर किसी पर्सन का, ना ही किसी पर्सन का किसी कंट्री से कनेक्टेड है हमारी कंट्री से, और ना ही उसकी इनकम का हमारी कंट्री से कोई कनेक्शन है अगर, तो ऐसे केस में वो टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है, बट इफ ईदर द पर्सन और इनकम हैज एनी कनेक्शन द इनकम इज टैक्सेबल। पर हो सकता है कि पर्सन नॉन रेजिडेंस हो, मतलब हमारी इंडिया से कोई कनेक्शन ना हो, हमारी कंट्री से कोई कनेक्शन ना हो पर्सन का, लेकिन हो सकता है पर्सन की इनकम का हमारे कंट्री से कनेक्शन हो। तो अगर इनकम का भी हमारी कंट्री से कनेक्शन होगा तो भी टैक्सेबल होगा। या हो सकता है इनकम का हमारी कंट्री से कोई कनेक्शन ना हो, पर्सन का हमारी कंट्री से कनेक्शन हो। तो अगर इन दोनों में से किसी एक का भी अगर कनेक्शन है हमारी कंट्री से तो वो टैक्सेबल होगी वो इनकम। इसके बाद फॉर दिस पर्पस टैक्स पेयर आर क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेजिडेंशियल स्टेटस। अपने रेजिडेंशियल स्टेटस के आधार पर 3 कैटेगरी में बांटा गया है टैक्स पेयर्स को। ठीक है, वो कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट, residents but not ordinarily residents, and non-resident and the, एक मिनट बस ये इतना ही है, यहाँ से दूसरा पॉइंट चालू है। ठीक है, तो ROR यानी रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट, दूसरा रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट, बेसिकली इसको हम NOR बोलते हैं, एंड तीसरा जो बच गया हमारा वो है नॉन रेजिडेंस। तो the residential status of an SEC is ascertained with reference to each previous year। अब हम किसी भी पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे निकालते हैं? पिछले प्रीवियस ईयर के आधार पर, पिछले साल के आधार पर, कि वो पर्सन कब कितना कैसे इंडिया में रहा। इंडिया का टैक्स कैलकुलेट करें तो डेफिनेटली इंडिया का देखेंगे। रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल सेक्शन। अब इंडिविजुअल सेक्शंस की बात करते हैं। देखिए, अगर कोई भी इंडिविजुअल, एन इंडिविजुअल इज सेड टू बी रेजिडेंस इन इंडिया, किसी भी इंडिविजुअल को हम इंडिया का रेजिडेंस कब कहेंगे? अगर वो प्रीवियस ईयर में, इन एनी प्रीवियस ईयर, अगर वो एक भी कंडीशन सेटिस्फाई करता है, जो भी कंडीशंस हैं नीचे इनमें से कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई करता है, तो हम उस पर्सन को कहेंगे कि वो पर्सन हमारे इंडिया का रेजिडेंस है। कौन कौन से केस में? अगर वो पर्सन पिछले साल इंडिया में 182 दिन या उससे ज़्यादा रहा है। ठीक है, अगर कोई इंडिविजुअल इंडिया में 182 दिन
या उससे ज़्यादा रहा है, या फिर प्रीवियस ईयर में 60 दिन रहा हो प्लस पिछले 4 साल में 365 डेज रहा हो। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक। अगर कोई भी इंडिविजुअल 182 दिन इंडिया में रहा हो पिछले साल ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, जिस साल की हम इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं उससे इमीडिएट प्रीवियस। ठीक है, प्रीवियस ईयर में अगर वो 182 दिन या उससे ज़्यादा रहा हो, या फिर 60 दिन या 60 दिन प्लस 365 दिन। ठीक है, 60 दिन या उससे ज़्यादा एंड 365 दिन पिछले 4 साल में रहा हो। इन दोनों में से अगर कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ऐसे पर्सन को हम इंडिया का रेजिडेंस कहेंगे, अदरवाइज वो नॉन रेजिडेंस कहलाएगा। ठीक है, कौन कौन सी कंडीशन है? पहली, या तो वो 182 दिन या उससे ज़्यादा पिछले साल रहा हो, या फिर दूसरी, पिछले साल 60 दिन रहा हो और उससे पिछले 4 साल 365 दिन रहा हो। दोनों ऐड करके, दोनों होना चाहिए। सेकंड कंडीशन में दोनों होना चाहिए, पिछले साल 60 दिन रहा और उससे बाकी 4 साल में 365 दिन भी रहा है। ठीक है, तो ऐसे केस में हम उसे इंडिया का रेजिडेंस कहेंगे, अदरवाइज वो नॉन रेजिडेंस है। ठीक है, अब इसके बाद आगे मीनिंग ऑफ नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंस। नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंस कब कहेंगे? एन इंडिविजुअल हु इज रेजिडेंस ऑफ इंडिया shall be considered to be NOR if he has complied with the at least one of the condition given below। अगर कोई भी पर्सन इंडिया का रेजिडेंस है उसे हम नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंस कब कंसिडर करेंगे? अगर वो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है तो। वो कौन कौन सी कंडीशंस है? इफ सच इंडिविजुअल हैज़ ड्यूरिंग 7 प्रीवियस ईयर, अगर कोई भी इंडिविजुअल पिछले 7 साल के दौरान इंडिया में अगर 729 दिन या उससे कम रहा है। ठीक है, अगर कोई भी इंडिविजुअल पिछले 7 साल के ड्यूरेशन में 729 दिन 729 डेज या फिर उससे कम रहा हो, या फिर अब ये एंड नहीं है, या है, मतलब इन दोनों में से कोई एक कंडीशन, या फिर if such individual has been non-resident in India in 9 year out of 10 year, या फिर कोई भी इंडिविजुअल पिछले 10 साल में से 9 साल तक नॉन रेजिडेंस रहा है इंडिया में, मतलब वो इंडिया में रहा ही नहीं है पिछले 10 साल के ड्यूरेशन में, 9 ईयर तक वो रहा ही नहीं है इंडिया में, तो ऐसे पर्सन को हम क्या कहेंगे? नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंस। ठीक है, पहली कंडीशन क्या है? पहली नहीं, मतलब एक कंडीशन ये है कि अगर वो पिछले 7 साल में 729 दिन या उससे कम रहा है, या फिर पिछले 10 साल में वो सिर्फ 10 साल में पिछले 9 साल के लिए वो नॉन रेजिडेंस रहा है इंडिया में, तो ऐसे केस में हम उसे क्या कंसिडर करेंगे? नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंस। इफ़ ही हैज़ नॉट कंप्लाइड विथ इवन अ सिंगल कंडीशन, अगर ये इंडिविजुअल जो ये 2 कंडीशन देखा हमने, इन दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है, मतलब पिछले 7 साल में वो 729 दिन से ज़्यादा रहा है अगर, या पिछले 10 साल में से 9 साल नॉन रेजिडेंस रहने के बजाय वो 7 साल नॉन रेजिडेंस रहा हो, मतलब 7 साल ही ना रहा हो इंडिया में, तो ऐसे केस में अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर इंडिविजुअल दोनों ही सेटिस्फाई नहीं करता है, तब हम उसे रेजिडेंस ऑर्डिनरली रेजिडेंस कंसिडर करेंगे। ठीक है, ROR कंसिडर करेंगे। देखो, इनकम टैक्स एक्ट ने तो NOR डिफाइन कर दिया, लेकिन ROR डिफाइन नहीं किया, तो ROR को कैसे डिफाइन किया जा सकता है? एन इंडिविजुअल इज सेड टू बी रेजिडेंस एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंस इफ ही सेटिस्फाई बोथ द फॉलोइंग कंडीशन। ही इज रेजिडेंस इन एनी 2 out of at least 10 year preceding the relevant previous year and his total stay in India in the last 7 year preceding the relevant previous year is 730 days or more। मतलब जो हमने ऊपर देखा उसका उल्टा। ऊपर हमने देखा कि अगर नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंस कब कहेंगे? अगर वो 729 दिन से
कम रहा है पिछले 7 साल में, और या फिर 10 साल में 9 साल वो नॉन रेजिडेंस रहा है, मतलब 9 साल इंडिया में नहीं रहा है, ठीक है, यानी एक ही साल इंडिया में रहा है। तो इसका बिल्कुल उल्टा है रेजिडेंस एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंस के केस में, मतलब 729 दिन यानी 730 दिन से ज़्यादा रहा है, और 10 साल में एटलीस्ट 2 साल तक, मतलब 2 साल से या उससे ज़्यादा रेजिडेंस रहा है, ठीक है। तो ऐसे केस में हम उसे रेजिडेंस बट ऑर्डिनरी रेजिडेंस कंसिडर करेंगे। इफ द इंडिविजुअल सेटिस्फाई बोथ द कंडीशन मेंशन अबव, ही इज रेजिडेंस एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंस, बट इफ ओनली वन और नन ऑफ द कंडीशन आर सेटिस्फाई, देन वो नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंस कहलाएगा। मतलब क्या है कि हमने देखा कि NOR में हमने देखा कि ये दोनों कंडीशन, इन दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तब हम उसे NOR कहेंगे। अगर ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होती तब भी हम उसे NOR कंसिडर करेंगे, अगर ये वाली सेटिस्फाई होती है कंडीशन तो भी NOR करेंगे। लेकिन अगर वो NOR नहीं है, अगर वो ROR है, तो ROR में ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, और अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो फिर वो वापस NOR ही कहलाएगा, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंसी कहलाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं स्पेशल कैटेगरीज की। स्पेशल कैटेगरीज में क्या क्या है? सर्टेन इंडिविजुअल आर कवर्ड इन स्पेशल कैटेगरीज, कुछ इंडिविजुअल्स हैं, कुछ पर्सन हैं जिन्हें स्पेशल कैटेगरी में कवर्ड किया जाता है, ठीक है। एंड वो किस केस में? एंड दे विल बी कंसिडर टू बी रेजिडेंस ओनली if they stay in India for 182 days or more, that is second condition। देखिए क्या कह रहा है कि जो स्पेशल कैटेगरी में कुछ लोग आते हैं, कुछ इंडिविजुअल्स जिन्हें स्पेशल कैटेगरी में कवर्ड किया गया है, उन्हें हम इंडिया का रेजिडेंस कब मानेंगे? अगर वो सिर्फ 182 दिन या उससे ज़्यादा भी इंडिया में स्टे कर गए, 182 दिन या उससे ज़्यादा के लिए बस इंडिया में स्टे कर गए, तो भी हम उन्हें क्या मानेंगे? रेजिडेंस मानेंगे। हम सेकंड कंडीशन नहीं देखेंगे। हम इंडिविजुअल के केस में एक और कंडीशन देखते थे कि वो 60 डेज प्लस 365 डेज वाला हम देखते थे, तो ये कंडीशन यहाँ स्पेशल कैटेगरी के केस में अलाउ नहीं होगा, जो हमने सबसे ऊपर ही देखा था शुरू में, कि अगर कोई भी पर्सन 182 दिन या उससे ज़्यादा के लिए रहा है पिछले साल, या फिर 60 दिन प्लस 365 दिन पिछले 4 साल में रहा हो, ठीक है। तो ये जो सेकंड कंडीशन है 60 दिन वाला, ये यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा स्पेशल कैटेगरीज के अंदर, ठीक है। एन इंडिविजुअल हु इज सिटीजन ऑफ इंडिया एंड हैज लेफ्ट इंडिया फॉर टेकिंग अप एनी बिजनेस और प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। देखिए, और वो इंडिविजुअल, स्पेशल कैटेगरीज के इंडिविजुअल कौन है? पहला, कोई इंडिविजुअल जिसने इंडिया छोड़ी, किस लिए? अपने बिजनेस और प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के लिए, ठीक है। लेफ्ट इंडिया फॉर टेकिंग अप एनी बिजनेस और प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। इफ एनी सच पर्सन इज एम्प्लॉयड इन इंडिया एंड ही हैज़ बीन ट्रांसफर्ड आउटसाइड इंडिया, ही विल ऑल्सो बी कवर्ड इन स्पेशल कैटेगरी। अगर कोई पर्सन इंडिया में एम्प्लॉयड था और उसे ट्रांसफ़र कर दिया गया आउटसाइड इंडिया, तो उस पर्सन को भी हम स्पेशल कैटेगरी का कंसिडर करेंगे। इफ़ एनी पर्सन हैज़ बिजनेस और प्रोफेशन इन इंडिया एंड ही इज़ गोइंग आउट ऑफ इंडिया इन कनेक्शन विद द बिजनेस और प्रोफेशन, तो उसे हम, अगर किसी पर्सन का बिजनेस और प्रोफेशन जो है वो इंडिया में ही है, लेकिन वो बिजनेस के कनेक्शन से इंडिया के बाहर गया, तो हम उसे स्पेशल कैटेगरी में कवर्ड नहीं करेंगे। ही विल नॉट बी कवर्ड इन स्पेशल कैटेगरीज। उसके बाद एनी इंडिविजुअल हु इज सिटीजन ऑफ इंडिया और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन having business profession employment outside India and he came to India on visit shall be covered। देखो, कोई पर्सन अगर इंडिया का सिटीजन है, लेकिन या इंडिया ओरिजिन का सिटीजन है वो, पर उसका जो एम्प्लॉयमेंट बिजनेस जो है वो आउटसाइड इंडिया है, और वो इंडिया आया है विजिट,
ही केम टू इंडिया ऑन अ विजिट, ठीक है, घूमने के लिए आया या किसी काम से थोड़े टाइम के लिए आया, तो भी वो स्पेशल कैटेगरी में फॉल करेगा, ठीक है। अब फर्दर, इन केस ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हैविंग टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स exceeding 50 lakh during the year, such individual shall be residents in India if a stay for 120 days during the year and also 365 days during 4। क्या कह रहा है कि अब ये सब तो हमने देखा कि स्पेशल कैटेगरी में किस इंडिविजुअल को हम कंसिडर कर रहे हैं, पर साथ में एक चीज़ और कह रहा है कि अगर इंडिया का सिटीजन है कोई पर्सन, ठीक है, या इंडियन ओरिजिन का, और अगर उसकी फॉरेन सोर्स से इनकम के अलावा, मतलब जो फॉरेन सोर्स से उसे इनकम हो रही है उसे छोड़कर अगर उसकी इनकम एक्सीड करती है 15 लाख से ज़्यादा, तो ऐसे केस में उसे इंडिया का रेजिडेंस कंसिडर कर लिया जाएगा। कब? अगर वो 120 दिन भी इंडिया में अगर रहा है तो, प्लस पिछले 4 साल में अगर वो 365 दिन रहा है। मतलब क्या है, इंडिया में उसने इनकम अर्न की और वो 15 लाख से ज़्यादा एक्सीड कर गई, या इंडिया के कनेक्शन से इनकम अर्न की 15 लाख से ज़्यादा एक्सीड कर गई। अब मान लिया वो इंडिया में रहा सिर्फ 120 दिन है, तो भी हम उसे इंडिया का रेजिडेंस कंसिडर करेंगे। इंडिया पिछले साल अगर वो 120 दिन तक रहा है तब भी हम कंसिडर करेंगे, प्लस पिछले 4 साल में 365 दिन रहा है, ठीक है, तो ऐसे केस में भी हम उसे इंडिया का रेजिडेंस कंसिडर करेंगे। फर्दर, as per section 6 subsection 6 clause C, he will be considered to be NOR if he satisfy is maximum up to 181 days. If he stay in 182 days or more, he will be ROR or NOR as per section 6A. Such person can stay in India for maximum 119 days. अब देखो क्या कह रहा है कि अगर उसे इंडिया का रेजिडेंशियल स्टेटस चाहिए, मतलब उसे कहलाना है कि वो इंडिया का रेजिडेंस है, तो स्पेशल कैटेगरी के केस में तो वो 182 डेज या उससे ज़्यादा रहेगा। अब अगर उसे नॉन रेजिडेंस का स्टेटस मेंटेन करना है तो उसे वो ज़्यादा से ज़्यादा 119 दिन इंडिया में रह सकता है, ठीक है। अगर उसे नॉन रेजिडेंस का स्टेटस मेंटेन करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा 119 दिन रह सकता है इंडिया में। इसके बाद क्या कह रहा है, एनी इंडिविजुअल हु इज सिटीजन ऑफ इंडिया एंड हैज़ लेफ्ट इंडिया एज अ मेंबर ऑफ क्रू ऑफ एन इंडियन शिप। अगर कोई इंडिविजुअल है, इंडिया का सिटीजन है और उसने इंडिया छोड़ दी एज अ मेंबर ऑफ क्रू ऑफ एन इंडियन शिप, इंडियन शिप के क्रू का मेंबर बनकर उसने इंडिया छोड़ी, तो भी वो स्पेशल कैटेगरी में फॉल करेगा। The time period mentioned in continuous discharge certificate shall be considered to be period of stay outside India and remaining time shall be considered to be stay in India। तो जो भी टाइम अकॉर्डिंगली जितना टाइम आउटसाइड इंडिया रहा होगा उसे उसका अलग से सर्टिफिकेट देकर उसे कंसिडर किया जाएगा, और जितना इंडिया में रहा है उसको अलग से कंसिडर किया जाएगा। अब इसके बाद आता है हमारा डीम्ड रेजिडेंस। डीम्ड रेजिडेंस किसे कहेंगे, किस पर्सन को हम मान लेंगे कि हाँ वो रेजिडेंस है। इफ एनी इंडिविजुअल इज सिटीजन ऑफ इंडिया एंड हैज टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स, जैसे हमने भी ऊपर देखा यहाँ पर कि अगर किसी पर्सन ने फॉरेन इनकम के अलावा अगर इंडिया के इनकम से इंडिया में जो इनकम अर्न की अगर वो 15 लाख से एक्सीड करती है, तो अगर वो 120 दिन से तक भी रहा है तो भी हम उसे रेजिडेंस कंसिडर करेंगे। ऐसे यहाँ पर भी है कि अगर 15 लाख से ज़्यादा इनकम अगर एक्सीड करती है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो उसे हम शैल बी कंसिडर टू बी रेजिडेंस इन इंडिया, उसे हम इंडिया का रेजिडेंस कंसिडर करेंगे। If he is not liable to tax in any other country or territory by the reason of his domicile or residence or any other criteria of similar nature।
कब? सिर्फ इतना ही नहीं देख रहे हम कि उसकी इनकम एक्सीड कर रही, साथ में ये भी देख रहे हैं कि वो किसी और कंट्री में टैक्स के लिए लाइबल ना हो तब, ठीक है, या फिर और टेरिटरी बाय रीजन ऑफ हिज डोमाइसिल और रेजिडेंस और एनी अदर क्राइटेरिया ऑफ सिमिलर नेचर, ठीक है। अगर इनकम 15 लाख से एक्सीड कर गई फॉरेन इनकम को छोड़ने के बाद, फॉरेन इनकम के अलावा, फॉरेन से जो इनकम हो रही है उसके अलावा अगर 15 लाख से एक्सीड कर गई तो हमसे इंडिया में रेजिडेंस मानेंगे अगर वो किसी और कंट्री में टैक्स देने के लिए लाइबल नहीं है तब, ठीक है। अब ही विल बी NOR. This clause shall not apply in case of individual who is resident in India in the previous year. अदरवाइज उसे हम क्या कहेंगे? नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंस कहेंगे, ठीक है, नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंस। अब इसके बाद क्या कह रहा है कि इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स का मतलब क्या है? इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स मीन इनकम विच एक्रूज और अराइज आउटसाइड इंडिया एंड विच इज नॉट डीम्ड टू एक्रू अराइज इन इंडिया, ठीक है। इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स का मतलब क्या है कि एक्रू भी आउटसाइड इंडिया हुआ है और अराइज भी आउटसाइड इंडिया हुआ है, एक्रू भी आउटसाइड इंडिया हुआ है और अराइज भी आउटसाइड इंडिया हुआ है, और वो ना ही डीम टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया है, तो ऐसे इनकम को हम फॉरेन इनकम कंसिडर करेंगे। इसके बाद आता है हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF के केस में कैसे होगा, फर्म के केस में, कंपनीज के केस में, लीगल अथॉरिटीज एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के केस में, ये सारी चीज़ें, ये सारी इनकम्स हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है।